हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक टॉपर्स पे। आज हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 9th का एक चैप्टर है, जो थर्ड चैप्टर आपका केमिस्ट्री से आता है। वो है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में बहुत बेसिक से डिस्कशन करेंगे हम लोग, बेसिक से हायर लेवल, यानी कि जितना भी सिलेबस है पूरा हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे छोटे छोटे पार्ट को लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में अच्छे से डिस्कस तो हम लोग करेंगे, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में या फिर कोई किसी बुक में सबसे पहले थोड़ा सा एक क्लू दिया गया है, थोड़ा सा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो दो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं 9th के हिसाब से, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पूरा बेसिक से लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो भी कंटेंट है इसमें इस चैप्टर में सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला जो लॉ पढ़ना हम लोग को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या? फिजिक्स में भी पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके, उसी टाइप से ये भी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अगर इसको हम लोग डिफाइन करें, देखो यहाँ पे जो भी एनर्जी होगी कंजर्व होगी। ठीक है, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में यहाँ पे क्या होगा, जो मास होगा क्या होगा, टोटली कंजर्व होगा, यानी कि ना मास क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ इसको चेंज कर सकता है, यानी कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका डेफिनेशन में बताऊं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? एक्चुअली ये जो लॉ है लेवोसियर के द्वारा दिया गया था। कब? 1774 में। इन्होंने कहा था मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, लिख लेते हैं, नोट्स बना लो आप लोग। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। अभी समझाऊंगा, एग्जांपल देके बताऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं, देख लो। नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अदर। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हम लोग केमिकल सब्सटेंस लेंगे, जो रिएक्टेंट में होगा वही प्रोडक्ट में होगा, यानी कि पूरे केमिकल रिएक्शन में इसका मास कभी भी चेंज नहीं होगा। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लो हमने जो रिएक्शन कराया, ठीक है, उसमें जो सब्सटेंस हमने लिया, ए लिया और बी लिया, तो हमारा नया सब्सटेंस सी बना। मान लो हमने ए को 1 kg लिया, कोई भी केमिकल सब्सटेंस मान लेते हैं, बी को भी हमने कितना लिया, 1 kg लिया। तो जो हमारा प्रोडक्ट बना, जो नया सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस बना, वो भी हमारा 2 kg का होना चाहिए। यहाँ पे ये देख पा रहे कि इसे देखो, लेफ्ट पार्ट को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। लेफ्ट वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, जो नया सब्सटेंस बना उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, LHS वाले को रिएक्टेंट, RHS वाले को प्रोडक्ट। अब देख रहे हैं जितना मास केमिकल का है, जो हमने केमिकल रिएक्शन में लिया है 2 kg, वही किस में भी है? प्रोडक्ट में भी है। देखो मास यहाँ पे कहीं से कोई चेंज नहीं हो रहा है। आ रही चीज समझ में? चलो, यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एग्जांपल के थ्रू समझ लो, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझाता हूँ। मान लो हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ले लिया हमने? कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने हीट किया इसको, जब हम इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 में स्प्लिट हो जाता है। अगर इसका एटॉमिक मास देखोगे, ठीक है, इसका एटॉमिक मास अगर देखो, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास, एक हमारे एक मॉलिक्यूल है, बताएंगे अभी, बिल्कुल घबराना नहीं, कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका मास होता है 100 ग्राम। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, 100 ग्राम। अब इसको देखें तो ये हो जाता है हमारा, इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 56 ग्राम और इसका 44 ग्राम।
एक चीज यहाँ से ये समझ में आ रही है कि जितना मास रिएक्टेंट में था उतना प्रोडक्ट में हो गया। ये दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा भाई 100 ग्राम। ये चीज समझ में आ रही है आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अब जो दूसरा लॉ हम लोग को पढ़ना है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं उसे, या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। एक एक चीज को समझना, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आप पूरी वीडियो आप देखते हैं तो, ठीक है। बस आपको कोशिश करना है कि एक बार वीडियो देखो और उसको उसका नोट्स बना लो, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत न पड़े, आपका डेटा आराम से बचा रहे। दूसरा जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, दूसरा केमिकल कॉम्बिनेशन लॉज है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो नाम से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, मैं आपको बार बार बताता हूँ। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट का मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें कांस्टेंट होगा, यानी कि जो प्रोपोर्शन होगा, जो रेशो होगा इसका, कुछ ना कुछ यहाँ पे कांस्टेंट होगा। यानी हम कह सकते हैं इन एनी केमिकल, इन अ केमिकल सबस्टेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। इसका एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं। हम कह सकते हैं इन एनी केमिकल सबस्टेंस, इन any chemical substance, in any chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है आपका, इन एनी केमिकल सबस्टेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। इसका मतलब क्या, कोई भी केमिकल कंपाउंड मान लो, कि आप केमिकल सबस्टेंस कह लो या फिर कोई भी कंपाउंड कह लो, मॉलिक्यूल कह लो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो एलिमेंट्स होंगे डेफिनिट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, डेफिनिट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं बातचीत करूँ, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। अगर मैं लेता हूँ पहला एग्जांपल H2O, वाटर, ठीक है। अगर H2O को हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या बताया कि डेफिनिट जो भी एलिमेंट्स होंगे डेफिनिट प्रोपोर्शन में होंगे, फिक्स प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। अगर हम लोग H2O की बात करें, ठीक है, तो H का हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम है, देखो 2 हाइड्रोजन है, और एक क्या है, ऑक्सीजन क्या है, बाई वॉल्यूम। अब एक चीज समझना, मैं बता लेता हूं फिर समझाता हूं तुम लोगों को। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, H2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई, एटॉमिक मास 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है बाई मास। अब एक चीज यहां से समझना है, ये लॉ क्या कहता है, इन एनी केमिकल सबस्टेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। यानी कि अगर हम H2O की बात करें तो भी हमारे केमिकल सबस्टेंस एक वाटर है, हमारा H और O से मिल करके बना हुआ है, तो इसमें जो प्रोपोर्शन होगा, बाई वॉल्यूम बात करें तो हाइड्रोजन का 2 होगा, ऑक्सीजन का 1 होगा। यानी कि कभी ये चेंज नहीं होगा, जो वाटर का फॉर्मूला होगा H2O ही होगा। चाहे आप कहीं भी जाकर के बातचीत कर लीजिए, या फिर आप RO की बात कर लो, RO वाटर का बात कर लो, या फिर नॉर्मल की बात कर लो, ठीक है, सप्लाई वाटर की बात कर लो, या फिर कहीं पे भी अगर वाटर पाया जाएगा तो ये फॉर्मूला H2O ही होगा। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनका जो क्या होगा, प्रोपोर्शन फिक्स होगा, 2:1 वॉल्यूम में होगा। मास में देखो तो क्या होगा, 2:16 के रेशियो में होगा। यानी कि जो प्रोपोर्शन है इसका कभी भी चेंज नहीं होगा, फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, फिक्स रेशियो में होगा। क्योंकि भाई आप वाटर का फॉर्मूला कहीं भी जाओगे सेम ही होगा, आप पहाड़ पर चल जाओ, किसी भी पानी ले लो, कोई भी पानी ले लो, सबका फॉर्मूला क्या होगा, ये फिक्स होगा। यही क्या कहता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है, ठीक है। चलो ये 2 लॉज हैं, ठीक है, ये 2 लॉज थे हमारे। अब हम लोग बातचीत करेंगे डाल्टन लॉ की। किसकी बातचीत करेंगे हम लोग, डाल्टन लॉ की। सबसे पहले डाल्टन ने बताया था एटम के बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग उनकी स्टडी कर लेते हैं। हालांकि आगे चल के बहुत सारी चीजें मिथ्य भी हुई, गलती भी हुई, बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं इनके,
लेकिन भाई बताया इन्होंने तो पढ़ना तो बनता है भाई हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग बातचीत कर लेते हैं डेल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन्स लॉ ऑफ डेल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन ने कुछ अपना पोस्टुलेट्स दिया एटम को लेकर के, उसके एग्जिस्टेंस को लेकर के, उसकी सारी चीजें, मतलब उसके बारे में बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया था, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे डेल्टन ने क्या बताया था एटम के बारे में, ठीक है। इन्होंने जो पहला पॉइंट बताया था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एटम के बारे में जो पहला पोस्टुलेट दिया, ठीक है, वो क्या दिया, ऑल मैटर इज मेड of very tiny particles. All matter is made of very tiny particle. Very tiny particle कि जो भी मैटर है, मैटर मतलब क्या, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस हैविंग मास एंड वी कैन फील दैट इज नोन एज एटम। यानी मार्कर भी हमारे एक प्रकार के एटम है। पहले चैप्टर में मैंने बताया आपको एटम क्या, मैटर क्या होता है, अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो मैटर आपको पता, जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम एटम बोलते हैं। ये पहला इनका पोस्टुलेट था, किनका, डेल्टन बाबा का, ठीक है। जो दूसरा पोस्टुलेट इनका क्या था, जो दूसरा इनका एटम के बारे में कहना क्या था, अच्छा डिफाइन किया इन्होंने एटम को कि कोई भी मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जो छोटे पार्टिकल है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट इनका क्या था, ऑल मैटर एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। इन्होंने दूसरा क्या बताया, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल which can't be created or destroyed, which can't be created or destroyed in any chemical reaction, दूसरा पोस्टुलेट क्या था कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। इसका मतलब कि इन्होंने ये बताया कि एटम जो होते इतने छोटे हैं कि इनको फिर से फर्दर आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, फर्दर क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता, फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। हालांकि आगे चल के ये इनका ये पोस्टुलेट गलत कर दिया गया, इनका ड्रॉबैक में आ गया, क्योंकि आगे चल के एटम को डिवाइड किया गया। एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में आप पढ़ोगे उसको अच्छे से, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी कि इन्होंने बताया एटम को डिवाइड कर नहीं सकते, इंडिविजुअल होता है, बट आगे चल के एटम को भी डिवाइड किया गया, तोड़ा गया उसको, उसके भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हुए, ठीक है। ये चीजें हैं। तीसरा पोस्टुलेट इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बताया एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, क्या बताया इन्होंने, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इसका मतलब क्या, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इन्होंने इनके हिसाब से एटम क्या है काफी अच्छा डिफाइन किया था उन्होंने। मान लो हमने क्या ले लिया, आयरन ले लिया, क्या ले लिया, आयरन ले लिया। इन्होंने क्या बताया, पहला पॉइंट कि मान लो आयरन एक मैटर है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होगा। आयरन होगा तो किससे, छोटे छोटे आयरन के एटम से मिलकर बना होगा। ये क्या हमारा आयरन का, ये हमारा एटम है, यानी कि छोटे छोटे आयरन के एटम से मिल करके ये बना होगा, ठीक है। यही हमारा छोटे छोटे एटम क्या है, आयरन के एटम है। तीनों ने क्या बताया, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, मान लो कोई एलिमेंट हमने आयरन ले लिया, कोई मैटर आयरन ले लिया, और आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, आयरन एटम की, आयरन से मैच करेगी। ऐसा नहीं कि आयरन का एटम है तो कॉपर के एटम से उसका मैच करेगा प्रॉपर्टी, यानी कि आइडेंटिकल होगा।
आए समझ में कि जो आयरन है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, उससे हम बोलते हैं आयरन एटम। ठीक है, आयरन का एटम हो जाएगा। मान लो कॉपर का एटम ले लिया हमने, सॉरी कॉपर का कोई स्ट्रिप ले लिया हमने, कॉपर का कोई मैटर ले लिया, तो छोटे छोटे एटम्स किससे बने होंगे, ये छोटे छोटे एटम से मिलके कॉपर बना होगा, इसे बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉपर के एटम से मिलके ये बना होगा। है समझ में? ऐसा नहीं कि आयरन का जो एटम है इसकी प्रॉपर्टी कॉपर के एटम से मिलेगी, इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलेगी, आयरन से मिलेगी, कॉपर के एटम की प्रॉपर्टी कॉपर से मिलेगी, ये जिन्होंने बताया। ठीक है, अब चौथा पोस्टुलेट भी वही है। चौथा पोस्टुलेट क्या, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव atoms of different element have atoms of different element have different masses, different masses and chemical properties। ये सेम वही है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। क्या इसका मतलब, क्या जो अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी उसी से मिलेगी। यानी क्या बताया कि मान लो कोई हमने आयरन लिया तो उसके जो एटम होंगे, आयरन के एटम होंगे, उसकी प्रॉपर्टी आयरन से मिलेगी। कॉपर को जो एटम होंगे उसकी प्रॉपर्टी कॉपर से मिलेगी। यानी डिफरेंट मासेज भी होंगे, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगी। है ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको? अगर हम बातचीत करें अगले प्रॉपर्टी की, ठीक है, जो अगला इनका पोस्टुलेट है वो क्या है, इसकी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अगला पोस्टुलेट इनका क्या है? ठीक है, अगला पोस्टुलेट है एटम्स कंबाइन इन रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। क्या बताया, एटम्स कंबाइन इन रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। चार प्रॉपर्टी में कहीं दिक्कत आती है, चारों पोस्टुलेट में कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बातचीत करेंगे पांचवें इनके पोस्टुलेट की, कि पांचवा पोस्टुलेट इनका क्या कहता है। ठीक है, दिख रहा है, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? पांचवा पोस्टुलेट इनका क्या था, एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जो एटम्स होंगे छोटे छोटे रेशियो में कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, जैसे HO मिल करके H2O बना लेंगे, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो मिल करके क्या बनाएंगे, वाटर बना लेंगे। ठीक है, बाई मास की बात करें H2O की, तो मैंने बताया 1:8 के रेशो में क्या होंगे, कंबाइन होकर के ये H2O बना लेंगे हमारा। ठीक है, ये चीजें कर, अगला पॉइंट है, लिख लेना आप लोग। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है डेल्टन लॉ, डायरेक्टली पूछेगा पोस्टुलेट बताएं, या फिर पूछेगा स्टेट और डेल्टन लॉ। ठीक है, डेल्टन लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो कम से कम 5-6 पोस्टुलेट जितने भी हैं पूरा पोस्टुलेट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। ठीक है, जो रिलेटिव नंबर होगा, काइंड्स ऑफ एटम अलग अलग, उनका जो है कि क्या बताया मैंने, अगला देख लो, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। जो एलिमेंट्स होगा ना, मतलब कि वो फिक्स होगा, उसी रेशियो में पाया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बातचीत करूँ, कोई कंपाउंड ले लो, अभी मैंने आपको कंपाउंड लेके समझाया भी था। मान लो हमने क्या ले लिया, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ क्या, CO2। क्या ले लेता हूँ, CO2। अगर CO2 एक कंपाउंड हमारा बना है तो क्या होगा, ये इसका जो एटम होगा ना वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा। किसमें होगा, फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा। यानी कि बाई वॉल्यूम बात करें तो एक कार्बन का एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम। ठीक है, अगर बाई मास बात करें, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन के एक का 16, 2 का कितना हो जाएगा, 32। आ रहा है समझ में? यानी कि जो रेशो होगा क्या होगा, फिक्स होगा। मान लो CO2 कंपाउंड हमारा बना तो जो एलिमेंट्स होंगे फिक्स रेशो में कंबाइन होंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। चलो, डेल्टन लॉ आप लोग अच्छे से पढ़ना, उसके ड्रॉबैक भी पढ़ना है। ड्रॉबैक क्या है कि भाई इन्होंने ये बताया कि एटम्स इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन भाई डिविजिबल बाद में चल के उसको डिवाइड किया गया। इनके भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे जो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में पढ़ेंगे, जो चौथा चैप्टर है आपके 9th के क्लास का। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन में उसको भी डिवाइड किया गया था। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। काफी क्लू मिल गया होगा कि एटम्स क्या होते हैं। डेल्टन बाबा ने काफी कुछ बता दिया एटम को लेकर के, इसलिए मैं सबसे पहले ये लॉ पढ़ा दिया और डेल्टन लॉ के बारे में बता दिया।
ताकि कुछ हम लोग को एटम के बारे में क्लू मिल सके, थोड़ा सा विजन मिल सके भाई एटम क्या हो, थोड़ा सा मतलब कि हिंट मिल गया हमें कि एटम क्या होता है, थोड़ा सा हमें क्या मिल गया, हिंट मिल गया एटम क्या होता है। अब देखो, अब हम लोग एटम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब हम लोग एटम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। एटम क्या होता है, हाँ जैसे आपके बुक में एग्जांपल बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे कि कोई घर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, मान लो कोई घर बना हुआ है, ठीक है, तो वो छोटे छोटे ब्रिक्स से, छोटे छोटे ईंटों से मिल करके बना होता है। मान लो कोई हमारा ये घर बना हुआ है, तुम्हारा घर है समझ लो, ठीक है, ये क्या होगा, छोटे छोटे ईंट से मिल करके बना होगा। और छोटे छोटे ईंट्स क्या है भाई, एक तरह से क्या है, ये एटम्स हैं। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, चलो क्या बताया मैंने, मान लो कोई घर बना आपका, ठीक है, वो छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होगा। वही छोटे छोटे जो ईंटें उनको हम एटम कह सकते हैं। यानी कि कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी मैटर बना है तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। वही छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे एटम्स होते हैं। अब उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। एक मैं थोड़ा सा चीज बताना चाहूंगा, समझ लेना। क्या कोई भी नॉन लिविंग है, ये समझ लेना थोड़ा सा, कोई भी नॉन लिविंग है उसका जो बेसिक यूनिट होता है क्या होता है बेटा, वो होता है एटम। कोई भी नॉन लिविंग है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, एटम होता है। जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है। अब एटम से क्या बनते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल से हमारे क्या बनते हैं, मैटर बनते हैं। यहां से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा क्या, कि कोई भी नॉन लिविंग है भाई, कोई भी मैटर है तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वही क्या, हमारा जो सबसे छोटी इकाई है, यूनिट, वही क्या है, एटम है। यानी कि कोई भी मैटर बना हुआ तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और वही छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आई। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स को ग्रुप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे हम, बस यहाँ समझ लो ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। चलो अब डायरेक्टली हम लोग मुद्दे पे आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एटम्स। एटम्स का थोड़ा सा वो तो मिल गया होगा, क्लू मिल गया होगा आपको कि एटम क्या होता है, थोड़ा सा हिंट तो मिल गया होगा। अब डायरेक्टली हम लोग बातचीत करते हैं एटम को कैसे डिफाइन करेंगे। हम कह सकते हैं एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। क्या कह सकते हैं, एन एटम इज, डिफाइन कर लो, एन एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, an atom is the smallest unit of matter that retains all the chemical properties of, that retains all the chemical properties, all the chemical properties of element। एटम को डिफाइन कर लोगे आप लोग, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैं कई बार बता चुका हूं एटम का डेफिनेशन, एटम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें एग्जांपल मैं अभी समझाया भी था आपको। मान लो हमारा क्या है, कोई कॉपर है, कोई कॉपर का हमने स्ट्रिप ले लिया, कॉपर का मतलब कोई मैटर ले लिया हमने, ठीक है। अब जो कॉपर बेटा ऐसे कॉपर नहीं बना होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अभी मैंने क्या बताया, कोई भी मैटर है, एलिमेंट है, तो भाई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ऐसा डायरेक्टली कॉपर, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। एटम को समझ लो आज, कभी दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी। अगर पूरा इस पे देख रहे हो तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बताया मैंने, जो कॉपर है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। जो ये एटम है इसे हम बोलते हैं कॉपर एटम। यानी कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, यानी छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। आया समझ में। अब एक किसका एटम है, कॉपर का एटम है। यानी कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट हमने कॉपर लिया और छोटे छोटे पार्टिकल जो होंगे वही क्या होगा, हमारा कॉपर एटम होगा। और जो कॉपर का जो एटम होगा इसकी प्रॉपर्टी भाई कॉपर से ही मिलेगी और किसी से नहीं मिलेगी। यही हमारा क्या एटम का कॉन्सेप्ट हो गया। एटम के कॉन्सेप्ट में किसी कोई दिक्कत तो नहीं आई, सारा कुछ समझ में आ गया एटम क्या होता है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब बातचीत करेंगे मॉलिक्यूल की। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया, ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। हम लोग बातचीत करेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई, बस अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर
एन एटम इज सॉरी मॉलिक्यूल डिफाइन करना है हम लोग को। एटम्स आर वेरी स्मॉल। चलो तो आपको पता है एटम्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे साइज के होते हैं कि भाई नग्न आंखों से देखना यानी कि नेक डाई से देखना भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन दैट माइक्रोस्कोप से भी देखे तो बड़ा ही मुश्किल होता है, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, इतना समझना है। अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, टू और मोर एटम्स chemically bonded together. A group of two or more atoms that are chemically bonded together, that are chemically bonded together, chemically bonded together, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज समझना, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या अंतर होता है भी समझना है, ठीक है। अब बातचीत करेंगे हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड एक चीज समझ लो, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब, मॉलिक्यूल मतलब क्या? मॉलिक्यूल मतलब ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब इट कंटेन्स टू और मोर सिमिलर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जब सिमिलर एटम्स कंबाइन होंगे, केमिकली कंबाइन होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे कि H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये सब क्या है हमारे? इसे हम सिंपली मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूल। Cl2 हो गया, Br2 हो गया, ये सब डायटोमिक है, ठीक है। यानी कि देख पा रहे हैं कि दो सेम एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या होता है? इट कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। इसमें क्या होगा? दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे, ऐसा नहीं कि सेम एटम। जैसे यहाँ पे Cl कंबाइन हुआ, Br O2 O हुआ, N हुआ, H हुआ। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर के जो बनाएंगे वो क्या होगा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होगा। जैसे कि मैं बातचीत करूं, आप क्या CO2 कह सकते हो, H2O कह सकते हो। इसमें एग्जांपल में क्या आ जाएगा? H2O, CO2, H2SO4, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? कंपाउंड हो जाएंगे। यानी सिंपली हम कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल है हमारा, ये कंपाउंड है। अरे समझ में? सारे मॉलिक्यूल्स हमें लगता है कि कंपाउंड हो सकते हैं कि नहीं? बताओ, चलिए दिमाग लगाओ थोड़ा सा। लेकिन सारे कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल नहीं हो सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नहीं हो सकते, बिकॉज इसमें क्या है? सेम एलिमेंट होंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे। ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। इतना समझ लो बस। आए समझ में? कंपाउंड और मॉलिक्यूल का फंडा समझ में आ गया होगा। आए समझ में? चलो अब बातचीत कर लेते हैं हम लोग एटॉमिसिटी के बारे में। एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, पूरा टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं, वीडियोज पूरा देखो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। गारंटी वारंटी दोनों भी हम लोग साथ में देते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एटॉमिसिटी की। एटम मॉलिक्यूल समझ में आया? कंपाउंड और मॉलिक्यूल में अंतर समझ में आया? चलो हम लोग बातचीत करेंगे एटॉमिसिटी की। किसकी बात करेंगे? क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एटॉमिसिटी क्या होती है, ठीक है। हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। यानी किसी मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वही क्या होता है? एटॉमिसिटी होता है। जैसे मैं बातचीत कर लूं, H2 O2 N2 Br2 Cl2, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी भाई? एटॉमिसिटी हो जाएगी 2, क्योंकि डायटोमिक है, दो एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। अच्छा, ओजोन O3 की बात करें, एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। फास्फोरस P4 इस पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि एटॉमिसिटी 4 हो जाएगी। सल्फर S8, एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। एटॉमिसिटी का फंडा समझ में आया? कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, वही हमारा एटॉमिसिटी होता है। क्लियर हुआ? चलो अब अगले पार्ट में हम लोग बातचीत करेंगे
एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो भी बची हुई अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच यूनिक टॉपर्स।